हेलो वेलकम बैक गाइस। वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है, जिसमें हम कवर करेंगे कि अकाउंट्स पेबल में आप मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हो और अपने जो फ्रॉड्स होते हैं कंपनीज में उनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी अवॉइड मिस्टेक्स एंड प्रिवेंट फ्रॉड। ये हमारी अकाउंटिंग इंटरव्यू की सीरीज 1 की 4th वीडियो है। 3 वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो बेसिस ऑन अकाउंट्स पेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वाली वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन पर्पस है कि आप अकाउंट इंटरव्यू की तैयारी करें, और जब भी आप अपने अकाउंटिंग के इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो जनरल एंट्री के अलावा एट द एंड आपसे कुछ ना ऐसा मैनेजमेंट टास्क पूछा जाता है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल लेट से उन्होंने पूछ लिया कि लास्ट ईयर, कुछ एग्जांपल सेट कर दी कि लास्ट ईयर कंपनी में फ्रॉड हुए थे इन एपी अकाउंट्स पेबल में, तो आप इसको प्रिवेंट कैसे करोगे। तो आपका आंसर सिंपली बड़ा बेसिक्स होना चाहिए, ताकि वो जस्टिफाई भी कर सकें और वो सेटिस्फाई भी हो सकें। आप जस्टिफाई कर पाए, वो उनके लिए वो सेटिस्फाई रहे। ठीक है, जनरल एंट्री तो सभी कर लेते हैं, परचेज की एंट्री, अक्रूवल की एंट्री, प्रोविजन, या ठीक है, या डेबिट नोट, ये तो सभी पास कर लेते हैं। वो तो आप किसी कॉमर्स स्टूडेंट को भी बताओगे ना, तो वो भी एंट्री पास कर लेगा। बट हमारा मेजर कंसर्न क्या रहता है एपीज में, टू प्रिवेंट फ्रॉड और अवॉइड रिस्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। What internal control help prevent fraud in the account payable process? कि हम क्या क्या इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं जो फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो फ्रॉड है वो कम हो। तो कैसे, सबसे पहले आंसर क्या रहना चाहिए आपका, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मींस कि हमें ड्यूटी को अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए। एक बंदा इनवॉइस प्रोसेसिंग के लिए होना चाहिए, देन दूसरा पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए होना चाहिए, फिर उसके बाद एक बंदा अप्रूवल के लिए होना चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो में कवर है सेग्रीगेशन की पूरी कंप्लीटली डिटेल, जिसको समझना हो प्लीज वहां से समझ सकते हो। बट अगर बेसिक सीखना हो तो मान लो एक बंदा इनवॉइस प्रोसेसिंग कर रहा है, दूसरा बंदा अप्रूवल कर रहा है और तीसरा बंदा पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, तब थोड़े चांसेस ऑफ एरर कम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ प्री अप्रूवल परचेज ऑर्डर, कि परचेज ऑर्डर बनाते टाइम ही हमें उसका प्री अप्रूवल लेना चाहिए। कि एक तो होता है एट द टाइम ऑफ इनवॉइस रिसीविंग कि हमने अप्रूवल ले लिया और इनवॉइस को प्रोसेस कर दिया, बट नहीं, हमें क्या कहा गया है कि परचेज ऑर्डर बनाते टाइम ही आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। उस नेक्स्ट वेंडर वेरिफिकेशन के प्रोसीजर, की वेंडर को वेरीफाई करना है कि वो एक्चुअल में जेन्युइन वेंडर है या नहीं, उसका जीएसटीएन एक्टिव है या सस्पेंडेड हो चुका है, क्या वो अपनी जो रिटर्न्स है वो रेगुलरली फाइल कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑडिट टेल बनानी है हमने, कि क्या क्या एडी लोग जो इनवॉइस को जो भी कौन एडिट कर रहा है, लास्ट में मान लो मैंने इनवॉइस एंटर बिल्कुल सही किया। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि जब एक छोटी कंपनी रहती है, उसमें वो क्या कहता है कि उनके पास एक ही सॉफ्टवेयर होता है, टैली। ठीक है, वो भी मल्टी यूजर नहीं, सिंगल यूजर। तो उसमें क्या कहते हैं, दो अकाउंटेंट रखे हुए हैं सेम लेवल पे, तो वो कहता है एक इनवॉइस एंटर हुआ, वो एक्चुअल में था 10 लाख का, बट जब इनवॉइस को एंटर किया वो उसकी बुकिंग होगी 12 लाख से। तो अब दोनों अकाउंटेंट है, एक कह रहा है कि मैंने नहीं किया, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया। किया किसने, फिर मालिक कहता है कि ना मैंने किया। तो इस केसेस में क्या होता है, ऑडिट टेल जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, अब तो टैली में भी आ गया, उसमें क्या हो गया कि जो बंदा जितनी बारी मॉडिफाई करेगा एक अकाउंटिंग वोचर को, उसकी एक टेल बना देगा कि कब कितने बजे कि वो वोचर जो आपने एंटर किया था वो उसको एडिट किया गया। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने ए है, उसने इनवॉइस को बुक किया 100 रुपए से। अब बी ने क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि 100 नहीं 120 है, तो उसने यहाँ पे एडिट कर दिया। बट जब हम एडिट लोग ओपन करेंगे ना, तो वहां पे ये साफ साफ दिखाई दिया जाएगा कि ए वाले ने इस टाइम पे एंटर किया था और बी वाले ने इस टाइम इस वाउचर को मॉडिफाई, जो भी चेंजेस करेगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसे ऑडिटेड बोला जाता है, और आजकल ये ऑडिट्स में मैंडेटरी मानी गई है। उसके बाद रेगुलर रिकंसिलेशन एंड सरप्राइज ऑडिट। फॉर एग्जांपल आपने मंथली बेसिस पे चेक कर लिए कि जो भी आपके वेंडर बैलेंसेस है वो सही है या नहीं, ये है। बस इसी हिसाब से आपने अपने आंसर को मॉडिफाई करके बताना है। आप जिन्होंने नोट्स बनाने हैं वो हाथों हाथ लिखते हुए आप इजीली इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, व्हाट आर द सम रेड फ्लैग दैट मे इंडिकेट फ्रॉड इन एपी। ये तो हो गया हमें फ्रॉड से प्रिवेंट करने का आइडिया। अब हमें कौन से रेड फ्लैग हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ एक्चुअल में फ्रॉड हुआ। सबसे पहले डुप्लीकेट इनवॉइसेस, कभी भी एक वेंडर के दो सेम नंबर के इनवॉइसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेमेंट टू अननोन वेंडर, आपने कुछ पेमेंट प्रोसेस कर रखी है आपकी पेमेंट टीम ने, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है ये पेमेंट किसको गई हुई है। ठीक है, उसके बाद तो राइट रहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने पेमेंट करनी थी एबीसी को, पेमेंट कर दी XYZ को। ठीक है, एरर है ना, या तो इस एरर को सुधार लिया जाए या इसको फ्रॉड मान लिया जाए। उसके बाद रश और आउट ऑफ पॉलिसी पेमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, मान लो एट द टाइम कभी कुछ हो गया, वेंडर में 31 मार्च फंसी हुई है, आपने सारे वेंडर की पेमेंट निकालनी है जिसमें MSME भी इंक्लूड है, तो आपने किया जल्दबाजी में कोई अप्रूवल नहीं लिया, कि बोल दिया कि सर हाँ वो दिस ये रीजन था,
जिसकी वजह से मैं आपका अप्रूवल नहीं ले पाया। तो ये 99% केस रहता है कि वो फ्रॉड का काम हो, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट एंड मैनुअल एडजस्टमेंट, कुछ भी एक वेंडर को दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर रखा हो, माल किसी से आ रखा और बेच बाद में उसी को रीसेल करके दिखा दिया, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर रखी हो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज में मानी नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट वेंडर इंफॉर्मेशन, जैसे उनके एड्रेसेस जो है वो एम्प्लॉय से मैच कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफी जो कंपनियां हैं, हाल फिलहाल में न्यूज में सुनने जाता है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, वो वहां पे एज ए सीनियर मैनेजर अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि लेबर की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया, अपने नाम से कंपनी बनाई और अपने ही बंदे लाके लेबर एज ए लेबरर दिखा दी कंपनी में कि वो जो भी उनसे कमीशन ले ली वो कर लिया, ठीक है। तो इस केसेस में इसको फ्रॉड माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू मैनेज वेंडर रिलेशनशिप इफेक्टिवली इन एपी, क्या आप वेंडर से जो रिलेशनशिप है वो कैसे बेटर मानेंगे। तो क्या रहना चाहिए आपका, सबसे पहले मेंटेन एन अप टू डेट एंड एक्यूरेट मास्टर फाइल, कि आपकी जो मास्टर फाइल है ना वो अप टू डेट रहनी चाहिए, जो लास्ट कि जिसमें उसके वेंडर के एड्रेसेस प्लस उनके वेंडर अकाउंट आए, ठीक है, वेंडर के बैंक अकाउंट्स आए, ताकि एट द टाइम आप क्रॉस चेक कर पाओ कि हाँ यही वेंडर को मैंने एक्चुअल में पेमेंट करनी है। कम्युनिकेट रेगुलरली अबाउट पेमेंट शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपने वेंडर को रेगुलरली पेमेंट कर दी 30 डेज के टर्म पीरियड में, ठीक है, बट वहां पे उन्हें उनके अकाउंट से इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे ना तब कई टाइम आप क्या कर लोगे, अर्जेंट में पेमेंट कर दिया आपने, IMPS सिस्टम यूज कर लिया, हालांकि यूज नहीं होता काफी कंपनी में, सारे NEFT करते हैं, आप IMPS कर ली, कोई जरूरी होगा, कुछ हो रहा होगा, आपको NEFT का सिस्टम चल नहीं रहा हो, तो उसके बैंक अकाउंट में क्या ये एंट्री क्या से दिखाएगी, क्योंकि आपका नाम तो आएगा नहीं, सस्पेंस में रखी रहेगी, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगी और वो उसको अभी तक अनआइडेंटिफाई एंट्री कि ये उसको नहीं पता चल पा रहा। अब इस केस में अगर यही चीज आपने अब एट द टाइम ऑफ क्या होगा कि वेंडर की रिकंसिलेशन होगी, वो बता देगा कि ये पेमेंट तो आई नहीं हुई मेरे पास, ठीक है। तो आप फिर उसको बोलोगे नहीं नहीं जी मैंने तो इस टाइम पे आपको पेमेंट करी है, इस डेट पे करी है, तो फिर वो करेगा, उसको रिकंसाइल करेगा। इससे बढ़िया क्या होगा, जब भी आपने पेमेंट करी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपने क्या किया, पेमेंट कंफर्म होते ही आपने UTI नंबर बाया ईमेल, ठीक है, अपने वेंडर को एज ए कंफर्मेशन के लिए डाल दिया, वी हैव मेक ए पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट काइंडली कंफर्म। तो ये वाला प्रोसेस बढ़िया है या ये वाला बढ़िया है, ये वाला ही बढ़िया होगा ना, ठीक। एंड नेक्स्ट इज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स प्रोम्प्टली, कि आप जो भी आपको इशू हो ना, जो भी आपको डिस्पेंसरी फाउंड हो या इशू फाउंड हो, तो वो आप उसको प्रायोरिटी पे क्लियर करो, ठीक है। एंड देन इंश्योर टाइमली पेमेंट टू मेंटेन ट्रस्ट। आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपकी टाइमली पेमेंट बढ़िया होगी ना एज ए आप कंपनी, तो मार्केट में एक आपका अच्छा नाम होगा, लोग आपसे काम करना चाहते हैं। आज बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, जैसे मैं विशाल मेगा मार्ट की बात कर लूँ, वी मार्ट की बात कर लूँ, या रिलायंस रिटेल की बात कर लूँ, या डी मार्ट की बात कर लूँ, लोग इनके साथ क्यों जुड़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स, कि जो होलसेल में माल बेच रहा है और भी तो बेच रही है ना, बट इनके साथ क्यों नहीं, क्योंकि इनका एक ट्रस्ट है। अगर इन्होंने बोल दिया कि आपकी पेमेंट 90 डेज में करनी है, तो आपकी पेमेंट 90 डेज में होगी और 90 से 95 नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रस्ट बनाने के लिए टाइमली पेमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और देन पीरियडिकली एलिवेट वेंडर परफॉर्मेंस, कि अपने वेंडर की परफॉर्मेंस को हर मंथ चेक करना कि कौन सा वेंडर मेरा रेगुलरली मेरे को गुड्स डिलीवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आज परचेज ऑर्डर बनाया था 3 महीने पहले, मैंने एक परचेज ऑर्डर बनाया विद द अमाउंट ऑफ 10 लाख, उसका मेरा मटेरियल अभी तक मेरे गोडाउन में डिलीवर नहीं है, क्या मैं नेक्स्ट इन कमिंग मंथ की मैं उसके साथ काम करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी सही नहीं है। तो ऐसे ट्रैक बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट वी मूव टू फोर्थ नंबर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अर्ली डिस्काउंट पेमेंट एंड व्हेन शुड यू यूज देम, कि अर्ली डिस्काउंट क्या होती है, बेनिफिट क्या होते हैं उसके, और आप उसको कब यूज करना चाहिए आपको, व्हेन शुड यू यूज देम। अब मैं आपसे पहले इसका आंसर समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक लॉजिकली आपसे पूछूंगा जो आंसर नहीं है कि आपने आंसर कैसे देना है। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट reduce cost if you pay within a shorter time frame. Use them when the discount rate is favorable, means often higher than annualized loan rates. Company has sufficient cash, कंपनी के पास एक अच्छा सरप्लस पड़ा हुआ है, then cash flow planning slow disbursement without affecting other obligation. अब डिस्काउंट्स क्या होते हैं कि डिस्काउंट हमें मिलता है एट द टाइम ऑफ अर्ली पेमेंट। हम कुछ गुड्स लेने गए, उसकी प्राइस थी 100 के, ठीक है, यानी 1 लाख, बट मेरे वेंडर ने क्या बोला कि जिसकी टर्म पीरियड थी 30 डे, पर मेरे वेंडर ने क्या बोला कि अगर आप इसको सेम डे पे पेमेंट करते हैं ना तो मैं आपको 2% का CD दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड अर्ली डिस्काउंट। अब मेरे को क्या फायदा, मैं 2% पहले पेमेंट कर दूंगा तो मेरे को क्या बच जाएगा, 2000 बच जाएगा ना मेरा, ठीक है ना। तो ये होता है, यही कंपनी को फायदा हो जाएगा,
ठीक है। अब ये किस किस टाइम फ्रेम में जरूरी है। अब मैं यही अगर बात करूं कि मेरे को एक वेंडर ने बोला कि मैं तेरे को 1% का सीडी दे दूंगा, ठीक है, बट मेरी कंपनी पे ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जिसका एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% है, यानी पर मंथ के हिसाब से 1.5% है। क्या मैं इसका सीडी क्लेम करूंगा? कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम फ्रेम में 1.5% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ और 1% का मैं क्लेम करूंगा? क्यों करूंगा भाई मैं? ठीक है ना। ये तभी यूज होगा कि अगर मेरा इस केस में मेरा लोन ऑफ रेट जो इंटरेस्ट है मंथली एनुअलाइज उसको डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, जो भी आपका टाइम फ्रेम बने, ठीक है। अगर मेरा 1.5% लोन का इंटरेस्ट रेट है ना मंथली, तो मेरे को सीडी अगर 3 या 2% मिले ना, मैं तभी उसको एज ए सीडी क्लेम करूंगा, अदरवाइज मैं सीडी नहीं लूंगा। मैं तो लोन का पैसा यूज कर रहा हूँ बिजनेस में और उसको लेकर मैं सीडी ले रहा हूँ, तो मेरा कोई बेनिफिट थोड़ी है, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट, हाउ डू अर्ली पेमेंट डिस्काउंट इफेक्ट कैश फ्लो प्लानिंग। अब मान लो यहाँ पे आपने सीडी ले लिया, लोन लेकर अमाउंट लिया हुआ था, आपका 1 CR का लोन था, जिसमें से आपने 10 लाख तो यूज कर लिया उसके लिए अपनी वेंडर पेमेंट के लिए, जिसका आपने 1% यानी 10 के सीडी यूज कर लिया। क्या ये मेरी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा? हाँ करेगा। अब कैसे इफेक्ट करेगा ये समझिए ध्यान से। वाइल डिस्काउंट सेव मनी, ठीक है, डिस्काउंट के पैसे हो जाते हैं, दे रिक्वायर अर्लियर कैश आउटफ्लो, always balances the benefit against the company liquidity need, use cash flow forecast to determine it taking the discount value। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, बट हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए कि हमें सीडी कब यूज करना चाहिए, क्योंकि कैश जब भी आउटफ्लो होगा तो आपका नेट कैश फ्लो क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। आउटफ्लो इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, मींस कि कैश का इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो आपका नेट कैश फ्लो क्या रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर लूं कि मेरा जो, ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मेरा इनफ्लो ज्यादा, मेरा जो आउटफ्लो है ना वो ज्यादा है, आउटफ्लो मेरा क्या है? कम। तो इस केस में मेरा कैश क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो मेरे फ्यूचर प्लानिंग में इफेक्ट करेगा ही करेगा ना। जो मेरा कैश बर्न अगर नेगेटिव में रहता है तो मेरा इफेक्ट करेगा ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स इन एपी प्रोसेसिंग एंड हाउ दे कैन अवॉइड इट। सबसे बेसिक, ये जो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है ना, यही है, यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है कि आप कैसे हैंडल करोगे, आप अवॉइड कैसे करोगे। तो इसको ना आप रट लेना, हो सके ना रट लेना, जैसे कहते हैं ना, छोटे कहते थे मैं इसको तो चेप लूंगा, पूरा चेप लेना आपने, और फिर ही आप इसका आंसर दे पाओगे। और फिर आपने जैसा चेपा होगा तो अपनी एक्सप्लेनेशन में भी जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे ना, वो भी सेम एज वैसे ही बना लेना। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? कॉमन मिस्टेक इंक्लूड्स डुप्लीकेट पेमेंट, पेइंग इनकरेक्ट अमाउंट, इनकरेक्ट वेंडर का सेटअप और मिसिंग इनवॉइस की ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल उसका ड्यू डेट था नेक्स्ट 15 डे, अभी नेक्स्ट में था, यानी आज मैं अगर जूम कर लेता हूँ इस केस में, ठीक है, इस केस में मैं जूम कर लूँ उसकी 30 अप्रैल, आज डेट है 15 अप्रैल, तो मैंने पेमेंट आज ही कर दी, तो क्या इफेक्ट करेगा? मेरे कैश फ्लो को करेगा। और यही अगर मैं बात करूँ उसकी ड्यू डेट क्या थी? 30 अप्रैल, ठीक है, पेमेंट मैं कर रहा हूँ 15 मई को, तो क्या ये सेटअप सही है मेरे अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से? गलत है ना, ठीक है। तो ये है मिसिंग अवॉइड इट। अब अवॉइड देम बाय इंप्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक मैचिंग, 3-वे मैच, प्रॉपर अप्रूवल वर्कफ्लो एंड रेगुलर रिव्यू ऑफ एपी एजिंग रिपोर्ट। एक सिंपल सी जो लास्ट में एक लाइन है ना, ये पूरा हमारे अकाउंट्स पेबल का प्रोसेस समझाती है, जिसमें हम 3-वे मैच भी आता है, प्रॉपर एक अप्रूवल का वर्कफ्लो होगा और रेगुलर रिव्यू ऑफ एपी की एजिंग रिपोर्ट का होगा। ये कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू जो हमारा मेन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए 3-वे मैच इन प्रिवेंटिंग एपी एरर्स। क्या जो 3-वे मैच है उसका यूज करके आप एरर को कैसे बचा सकते हो, कि कैसे अपनी गलतियों को बचा सकते हो? तो आंसर कहना चाहिए ए 3-वे मैच कंपेयर्स द परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव्ड एंड सप्लाई ऑर्डर, दिस इंश्योर्स गुड सर्विसेज वर ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर बताएगा, ठीक है, दे वर रिसीव्ड हमारा जीआरएन बताएगा, और द इनवॉइसेस मैच इन क्वांटिटी एंड प्राइस, जो हमारा इनवॉइस बताएगा। दिस रिड्यूस रिस्क ऑफ और पेमेंट ऑफ फ्रॉडेड इनवॉइस। अब इस केस में क्या हो जाता है? 3 डिपार्टमेंट हो जाते हैं ना, मर्चेंडाइजर टीम जो पीओ बनाती है, जीआरएन, ठीक है, जो हमारी गोडाउन की टीम बनाती है, और इनवॉइस जो रिसीव होगा वो हमारी अकाउंट्स टीम में होता है। ये तीनों अलग अलग है, सेपरेट टीम में है, और जब तीनों क्रॉस चेक होगा तो क्या होगा? एरर की चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। एरर होंगे बट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी फाउंड होगा, जैसे रेट मिसमैच आ गया या कुछ हो गया। अब नेक्स्ट मूव करेंगे 8, हाउ शुड ए कंपनी हैंडल डुप्लीकेट वेंडर एंट्री इन अकाउंटिंग सिस्टम। तो कैसे हम माइंड से सोचिए कि एक कंपनी कैसे डुप्लीकेट जो वेंडर की एंट्री हो उनको कैसे मैच करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आंसर क्या होना चाहिए? रेगुलर ऑडिट विद द वेंडर मास्टर फाइल। एक वेंडर के मास्टर की फाइल होनी चाहिए जिसमें ये चीजें कि उसका जीएसटीएन, उसका एड्रेस, ठीक है, और उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, और उसका पर्पस क्या है, वो किसके लिए काम करिए। अगर वो सर्विस बेस्ड है तो किसकी सर्विस देती है,
अगर वहीं अगर गुड्स बेस्ड है तो वो क्या आइटम जो कंपनी को डिलीवर करती है उसकी डिटेल होनी चाहिए, ताकि एट द टाइम अब मान लो अब प्रोपराइटर केस में, कंपनी के केस में डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, जिन केसेस में पीबीटी एलटीडी लिमिटेड लगता है, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और यहीं अगर मैं प्रोपराइटर्स की बात करूं तो प्रोपराइटर तो एबीसी ट्रेडिंग लिमिटेड के नाम से 100 कंपनियां मिल जाएंगी, ठीक है। एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, एबीसी ट्रेडिंग, वो कुछ भी कह लो, ट्रेडिंग यूनिट, तो ऐसे केस में 200 कंपनी, बट अगर उनके पर्पसेस जीएसटी नंबर अलग होंगे तो वो यूनिक आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में काफी हेल्प होती है हमारी। मर्ज और इनएक्टिवेट डुप्लीकेट, या तो उनको मर्ज कर दीजिए अगर डुप्लीकेट एरर है और जीएसटी नंबर सेम है, आपने अलग अलग कुछ नाम के एरर की वजह से वो आ गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सेल का थोड़ा सा मैं एक लिमिटेशन ही बता दूंगा, अगर मैंने सेम नाम लिखा है, ठीक है, मैंने अपना नाम, जैसे मेरा नाम मनीष महाजन है, ठीक है, फिर मैंने मनीष महाजन की एंट्री करी, बट इस बार मनीष महाजन में जो एक स्पेस थी ना, मैंने 2 स्पेस दिखा दी, ठीक है। तो वो इस एरर को पकड़ेगा नहीं, ठीक है। ये एरर कब पकड़ा जाएगा, जब हम अपना जीएसटी कॉपी पेस्ट करेंगे ना, ठीक है। टाइपो एरर में नहीं पकड़ पाएगा, जीएसटी कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो वो क्या दिखा देगा कि ये जीएसटी ऑलरेडी एंटर्ड है। जो भी बंदा वेंडर मास्टर फाइल का जिसके पास राइट रहता है वो इस चीज को पकड़ के इन एंट्री को क्या कर देगा कि मनीष महाजन नहीं किया, इसको सेम कंसीडर कीजिए, ठीक है। और उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। जो ऑटोमेटेड टूल दिस फ्लैग सिमिलर नेम्स और टैक्स आईडी मींस उनके सेम जीएसटी को मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है। ट्रेन स्टाफ ऑन करेक्ट डाटा एंट्री प्रोसीजर, कि आपका जो स्टाफ है ना वो ट्रेन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई बंदा हायर कर लिया 15-20,000 में, क्यों आपकी एपी जो अकाउंट्स पेबल की हैं बंदे हैं उनकी सैलरी क्यों 30+ होती है, आपने चीज एक नोट की, क्योंकि यू आर द ट्रेन स्टाफ। डाटा एंट्री करने वाले उन्हें 10,000-15,000 में किसी सीए के पास से भी मिल जाएंगे, पर वो मैं नहीं कहता कि वो क्वालिफाइड नहीं होते, वो क्वालिफाइड होते हैं, बट जो एक्सपीरियंस जो स्किल आपके पास होता है ना वो उनके पास नहीं होता। उन्होंने जो भी काम किए होते हैं ना, उन्हें मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, जीएसटी फाइल करो, ठीक है, उन्हें टीडीएस फाइल करना है, ठीक है, उन्हें लास्ट डे में अपने बुकिंग करनी है, ठीक है, पेमेंट तो उन्हें निकालनी नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर टीडीएस में कुछ गलत चला जाता है तो वो उसको सुधार लेते हैं, जीएसटी में हालांकि अमेंडमेंट का ऑप्शन होता है, चला जाता है तो वो उसको भी कवर अप कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ के एडजस्टमेंट करके। बट अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके स्किल सेट क्या होते हैं, आप पूरा पूरा कंप्लीटली फोकस करते हो इनवॉइसिंग की जो भी प्रोसेसिंग रहती है उनमें, वेंडर पेमेंट्स में, मैनेजिंग एमआईएस में, आपका कोर है, ये हार्ड कोर आपका एक्सपीरियंस है, उनका नहीं आता है। तो इसलिए आपकी सैलरी 30-40 के होती है एज कम्पेयर टू जो सीए के पास स्टाफ रहता है। तो ये एक मेजर सेटबैक कह लो या हमारी एक एडवांटेज कह लो कि हम एपी में जो प्रोफाइल होते हैं उनकी सैलरी एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट ज्यादा होती है जो एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू 9th नंबर, हाउ डू यू इंश्योर टाइमली पेमेंट विदाउट मिसिंग अर्ली डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या आप कैसे अपनी टाइमली पेमेंट को, ठीक है, इंश्योर करोगे जिसमें आपके अर्ली डिस्काउंट के जो इफेक्टिव ना हो, ठीक है, कि जो अर्ली डिस्काउंट की जो पॉसिबिलिटी है वो इफेक्ट ना हो। तो कैसे, यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर आ जाता है, आजकल तो टैली में भी आ जाता है, टैली में भी आप अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट और अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट निकाल सकते हो, जिसमें वो डे वाइज आपको ये बता देगा कि ये इनवॉइस इसी डेट को ड्यू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मॉनिटरिंग की जो एपी रिपोर्ट है 90 डे अप टू 90 डेज, 90 to 100 डेज, ठीक है, ये सारी रिपोर्टें हैं जिसमें हेल्प कर सकती हैं। प्रायोरिटाइज करना है अपने इनवॉइस ओपनिंग डिस्काउंट, जो इनवॉइस डिस्काउंट दे सकते हैं, जो वेंडर डिस्काउंट दे सकते हैं, उनको डिस्काउंट लेने की कोशिश करनी है आपने। कोऑर्डिनेट विद द ट्रेजरी और फाइनेंस टीम फॉर कैश अवेलेबिलिटी, आपने हमेशा अपनी जो ट्रेजरी टीम रहती है ना, बड़ी एमएनसी में क्या होती है, एक स्पेशल टीम बना देती है। अकाउंट्स पेबल टीम का काम होता है इनवॉइस प्रोसेसिंग करवाने का, पेमेंट टीम का काम होता है जो फाइनेंस के अंडर आती है उनका काम होता है पेमेंट निकाल कर, और ट्रेजरी का काम होता है सारा कैश जिसका जो सरप्लस है ना वो बना के रखना, और एक डे एंड पे एक रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारे पास इतना इतना कैश पड़ा हुआ है, अगर किसी ने यूज करना है तो अपना जो भी है ना क्राइटेरिया डिफाइन करके भेज दो, फिर वो अप्रूव होगा, और देन फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि मैं नेक्स्ट मंथ इतनी पेमेंट निकालनी है, मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द गुड एपी मंथ एंड चेकलिस्ट टू फॉलो, कि आपकी जेडी गुड एपी मंथ के एंड की चेकलिस्ट है ना, ठीक है ना, वो कैसे फॉलो करोगे, ठीक है, टू फॉलो, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या रहना चाहिए आपका, रिकंसाइल एपी सबलेजर टू जर्नलाइजर, की जो भी आपके सबलेजर है ना वो जर्नलाइजर से मैच होने चाहिए। रिव्यू की एजिंग रिपोर्ट एंड फॉलो अप ऑन ओवरड्यू पेबल्स, ठीक है, जो भी आपने एजिंग की रिपोर्ट है उसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप करना है कि ओवरड्यू जो ओवरड्यू में आ रहे हैं उनके या तो वैलिड रीजन होने चाहिए या कोई डिस्पेंसिव फंड होने जिसके एंड में रिमार्क्स कॉलम होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म अक्रूवल आप पोस्टेड फॉर रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस्ड आइटम, ठीक है, जो अक्रूवल पोस्ट हो गए हैं बट जिनके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह लो रेंट के अक्रूवल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जो पोस्टेड हो गए हैं, ठीक है, उनको आपने कंफर्म करना है। उसके बाद
क्लोज ओपन पीओ और जीआरएन इफ नॉट, जो जीआरएन या ओपन पीओ जिनके गुड्स अभी तक नहीं डिलीवर्ड हुए उनके बारे में आपने फोकस करना है। देन वेरीफाई ऑल वेंडर इनवॉइसेस आर एंटर्ड एंड इम्प्रूव। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि जो भी इनवॉइसेस के वेंडर के इनवॉइसेस हैं उनको एंटर करना है, जो वेरीफाई जो एंटर्ड है, जो ऑलरेडी एंटर्ड है उनको और उसको अप्रूवल करना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो की टॉप 10 जो अकाउंट्स पेबल में आपसे पूछे जाते हैं एट द टाइम ऑफ, कि आपने अवॉइड को कैसे मिस्टेक कर सकते हो और जो भी फ्रॉड रहते हैं उससे कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 4th वीडियो थी जो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे 5th और 6th वीडियो में मैं कवर करूंगा आपके साथ जो अकाउंट्स पेबल के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, जो बेस्ड ऑन जर्नल लेंगे, प्रॉपर जर्नल। ठीक है, कि आपसे कभी भी जर्नल एंट्री के थ्रू भी जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने कैसे उसको डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैंने कैसे आपको समझाया। अगर सही समझाया तो प्लीज कमेंट में वेल एक्सप्लेन लिख दीजिएगा। अगर नहीं सही समझाया तो प्लीज कुछ अपनी तरफ से कमेंट करके मेरे को एटलीस्ट कमेंट कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियो लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।